हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 हिंदी का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है जूझ। अब जूझ का मतलब क्या होता है? जूझ यानी जूझना, यानी संघर्ष करना। चलिए अब बिना किसी देर के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। तो देखो ये जो कहानी है जूझ, इसे एक मराठी उपन्यास जिसका नाम है झोबी वहां से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर आनंद यादव हैं। और इस मराठी कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट यानी अनुवाद केशव प्रथम वीर ने किया है। तो डॉक्टर आनंद रतन यादव जो है उनका पूरा नाम आनंद रत्नप्पा जकार्ते है। तो जूझ जिसका मतलब होता है जूझना या संघर्ष करना, ये कहानी आनंद यादव की आत्मकथा का एक हिस्सा है। इस कहानी के जरिए आनंद यादव ने ये बताया है कि कैसे उन्होंने अपने बचपन के दिनों में स्कूल जाने और पढ़ने लिखने के बजाय संघर्ष किया और फिर अपनी लगन और मेहनत से साहित्य जगत में सर्वोच्च मुकाम हासिल किया। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कहानी की शुरुआत करते हुए आनंद यादव कहते हैं कि जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तो उनके पिता रत्नप्पा, जिन्हें वो दादा कहकर बुलाते थे, उन्होंने उनका स्कूल जाना बंद करवा दिया ताकि वो घर और खेत के कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटा सके। उनके पिता खुद तो घर का कोई काम नहीं करते थे। सारा दिन वो घूमने फिरने, आराम और मौज मस्ती करने में बिता देते थे। अब आनंद यादव स्कूल जाना चाहते थे। इसलिए क्या होता है कि एक दिन वो गोबर के कड़े बना रहे होते हैं। उसी वक्त वो अपनी माँ से स्कूल जाने के विषय में बात करते हुए कहते हैं कि अगर इस वक्त वो स्कूल नहीं गए तो फिर वो अपने पिता की तरह ही गरीब ही रह जाएंगे, और अगर पढ़ लिख गए तो शायद जीवन में कुछ कर पाए। अब आनंद यादव की जो माँ थी, उन्होंने उन्हें समझाया कि अगर पढ़ाई लिखाई के बारे में उनके पिता से बात की तो वो नाराज हो जाएंगे। हालांकि जो माँ थी वो चाहती थी कि बच्चा पढ़ लिख ले, लेकिन वो आनंद यादव के पिता से डरती थी, इसलिए खुलकर उसका साथ नहीं दे पा रही थी। तभी जो लेखक है आनंद यादव, उन्होंने अपनी माँ को सुझाव देते हुए कहा कि क्यों ना वो दोनों चलकर गांव के मुखिया दत्ताजी राघव सरकार से बात कर उनको अपनी सारी परेशानियां बताएं। अब जो माँ थी उनको बेटे की सलाह पसंद आ गई और वो दोनों मुखिया के पास गए और उन्हें अपनी सारी परेशानियां बता दी। अब गांव के जो मुखिया थे वो समझदार थे और वो पढ़ाई लिखाई का महत्व भी जानते थे। इसलिए उन्होंने माँ बेटे को आश्वासन देकर यह कहते हुए भेज दिया कि जब आनंद यादव का पिता घर आए तो उसे मेरे पास भेज देना। और साथ में उन्होंने आनंद यादव से कहा कि उसके थोड़ी देर बाद तू भी यहाँ पर चले आना। अब चलते चलते आनंद यादव की माँ ने मुखिया जी से प्रार्थना की कि वो उनके यहाँ पर आने की बात आनंद यादव के पिता से न बताएं। शाम को पिता के घर आने के बाद माँ ने उन्हें बताया कि मुखिया जी ने उन्हें बुलाया है। मुखिया का बुलावा आनंद यादव के पिता के लिए सम्मान की बात थी, सो वो सीधे उनसे मिलने चले गए। उनके पीछे पीछे थोड़ी देर बाद आनंद यादव भी मुखिया के घर पहुंच गए। आनंद यादव को देखते ही मुखिया जी ने उनसे सवाल किया कि वो कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। जवाब में लेखक ने उन्हें बताया कि उनके पिता ने उनकी पढ़ाई 5वीं कक्षा में ही छुड़वा दी है ताकि वो घर और खेत के काम काज में हाथ बटा सके। अब जो मुखिया जी थे उन्होंने लेखक के पिता को खूब डांटते हुए कहा कि बच्चे को तुरंत स्कूल भेजो, और अगर तुम इसे पढ़ा नहीं सकते तो मैं इसे पढ़ाऊंगा। अब घर पहुंचकर जो पिता थे वो बेटे को कुछ शर्तों के साथ स्कूल भेजने को राजी हो गए, जैसे कि सुबह जल्दी उठकर घर के काम में हाथ बटाना, खेतों में पानी लगाना, जानवर चराना और घर पर अधिक काम होने पर विद्यालय नहीं जाना आदि। तो ये सारी उनकी शर्तें थी। सभी शर्तों को मानने के बाद आनंद यादव को स्कूल जाने दिया गया। आनंद यादव ने सारी शर्तें खुशी खुशी मान ली और स्कूल जाने लगे। अब स्कूल में पहला दिन उनका अच्छा नहीं बीता, क्योंकि उनके साथ के जो सभी बच्चे थे वो अगली क्लास में पहुंच चुके थे और उस क्लास के सभी बच्चे उनसे छोटे थे। अब कुछ शरारती बच्चों ने उनके साथ शरारत करने का प्रयास किया और कुछ ने बुरा बर्ताव भी किया।
इसलिए उन्होंने सोचा कि अगले दिन स्कूल नहीं जाएंगे, मगर अगले दिन सुबह फिर तैयार होकर वो स्कूल पहुंच गए। अब धीरे धीरे उनका परिचय अपने कक्षा के एक होनहार छात्र जिसका नाम था वसंत पाटिल उससे हो गया। लेखक अब खूब मेहनत से पढ़ाई करने लगे और उनके जो टीचर थे उन्हें भी वसंत पाटिल के साथ दूसरे बच्चों की कॉपी जांचने को देते थे, यानी दूसरे बच्चों की कॉपी चेक करने के लिए देते थे उनके टीचर्स उनको और वसंत पाटिल को। धीरे धीरे वसंत पाटिल के साथ उनका परिचय गहरी दोस्ती में बदलने लगा। अब उनके स्कूल में नौवा सौदलगेकर नाम के एक टीचर थे जो उन्हें मराठी पढ़ाते थे। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा और सबसे हटकर था। वो मराठी और अंग्रेजी की जो कविताएं थी उनको पूरे ताल और लय के साथ गाकर सुनाते थे। साथ में अभिनय भी करते थे, यानी एक्टिंग भी करते थे और गाकर भी सुनाते थे। वो खुद भी कविताएं लिखते थे। उनको देखकर ही लेखक को कविताएं लिखने में रुचि पैदा हुई, यानी इंटरेस्ट जगी। आनंद यादव उनकी क्लास में अपने आप को भूल जाते हैं और पूरी तल्लीनता के साथ उनकी बातों को सुनते और उनके गाने के तरीके, हाव भाव और अभिनय सब याद कर लेते और फिर अपने खेतों में काम करते वक्त हूबहू अपने टीचर की नकल करते हुए उसका अभ्यास करते थे। जहाँ पहले वो खेतों में काम करते वक्त किसी न किसी का साथ चाहते थे, अब अकेले रहना पसंद करने लगे, क्योंकि खेतों में काम करते वक्त वो कविताओं को गाकर, नाच कर और कभी कभी उन कविताओं पर अभिनय कर उसका आनंद लेते थे। इसलिए अब वो चाहते थे कि खेतों में उनके साथ कोई ना रहे, ताकि वो अकेले में अपनी कविताओं की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सके। तो इस तरह से वो अभ्यास करते करते कक्षा के सबसे होशियार बच्चों में शामिल हो गए और अपने टीचर के कुछ ज़्यादा ही करीब आ गए। टीचर भी उन्हें प्यार से आनंदा कहकर पुकारते थे। एक बार क्या होता है कि उनके जो टीचर थे उन्होंने अपने दरवाजे पर लगी मालती की बेल, जो कि एक तरह की लता होती है, फूल की लता होती है, तो जो मालती की बेल थी उसके ऊपर उनके टीचर ने एक सुंदर सी कविता लिखी। अब इस पर जो आनंद यादव थे उन्होंने सोचा कि अगर टीचर अपने घर में लगी एक मालती की बेल के ऊपर इतनी सुंदर कविता लिख सकते हैं, तो मेरे पास तो खेत खलिहान, पेड़ पौधे और पूरा आकाश है, तो मैं क्यों नहीं कविताएं लिख सकता हूँ। अब जो आनंद यादव थे उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी। उनकी गहन रुचि देखकर उनके टीचर ने भी उन्हें रस, छंद, अलंकार आदि इनकी बारीकियां सिखाई। अब वो दोनों अक्सर इसी बारे में बात किया करते थे और इस तरह से सीखते सीखते एक दिन वह छोटा सा बच्चा जिसके पिता उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे, वो अपनी लगन और मेहनत से महान कथाकार और उपन्यासकार बन गया। सो दैट्स ऑल, ये था हमारा चैप्टर। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जाते जाते मैं बस आपसे इतना ही बोलूँगी कि वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना मेरी मेहनत के लिए। प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत कम ही लोग हो जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो। मेरी मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।